हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की नेक्स्ट क्लास है। क्लास नंबर 39 रहेगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली होती है उसमें आपका एक जगत होता है पादप जगत। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पर चल रहा था। थोड़ा सा यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, इसीलिए ये जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में आपके हो गए हैं। मतलब केवल आपके 5 जगत वर्गीकरण को लेकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे पादप रोग क्या होते हैं, फिर पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, इसके बाद जो है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पादप से ही संबंधित होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका बाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाष्पोत्सर्जन के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो श्वसन होता है, तो जब हम मानव तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, अब पादपों में जो श्वसन होता है तो वो भी हम देख लेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम केवल देखने वाले हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, इसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जो चैप्टर होते हैं इनको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे रंध्र को लेकर पिछली बार जो है आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए तो वहाँ देखेंगे तो रंध्र से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो इससे पहले हमारी क्लासें जो हैं 38 क्लासेस हो गई हैं, जो आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं केवल बायोलॉजी की। ठीक है, जिसमें हमने केवल बायोलॉजी को कवर किया है। तो आप देखेंगे कोशिका वाला टॉपिक हो गया था हमारा। ठीक है, जो सजीव जगत के अंतर्गत आ जाता, ऊतक क्या कहलाते हैं, और ये टॉपिक थोड़े से बड़े होते हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, देखिए यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या कहलाता है। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब आप कहेंगे अनावश्यक जल, तो हर एक प्राणी को, चाहे प्राणी हो या पौधे हों, ठीक है, सभी के लिए एक सीमित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही जल जो है प्राणी या पौधे ग्रहण करते हैं, बाकी जो अतिरिक्त जल होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी, जैसे प्राणियों की बात करें तो उत्सर्जन कहेंगे, तो उसी तरीके से जो आपके प्लांट्स होते हैं, मान के चलिए एक प्लांट को 1 लीटर जल की आवश्यकता है और उसको मिल गया कितना जल, 2 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वो केवल जो है पौधा 1 लीटर जल को ही ग्रहण करेगा, बाकी जो 1 लीटर जल बचेगा उसे तो हम अनावश्यक जल ही कहेंगे। ठीक है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो यही क्रिया आपकी जो है प्लांट्स में क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब जो प्लांट हैं वो किस तरीके से इस अनावश्यक जल को बाहर निकालते हैं, तो ये क्रिया जो है वो किस माध्यम से होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है, मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं जड़ों के माध्यम से, तो इसमें जो ऊतक है वो महत्वपूर्ण होता है। हमने पादप ऊतक पढ़े हुए थे, जिसमें हमने जाइलम फ्लोएम आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जड़ों से जल एवं खनिज लवण को ग्रहण करके, और फ्लोएम जो होता है वो संपूर्ण बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें पहुँचा देता है। ठीक है, तो आप ऊतक वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। तो पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। मतलब जितना जल मिट्टी से पौधों ने ग्रहण किया, तो जितना जल ग्रहण किया है पूरे का उपयोग नहीं होता पौधे में, केवल थोड़े अंश का ही जो प्लांट हैं अपने शरीर में उपयोग करते हैं। बाकी जो अधिकांश जल आ जाता है उसको पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किस रूप में निकाला जाता है, तो वाष्प के रूप में निकाला जाता है। तो पौधों में होने वाली यही क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन। मतलब वाष्प के माध्यम से अनावश्यक जल या जो अधिकांश जल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र के माध्यम से मापा जाता है कि पौधे किस दर से वाष्प को उत्सर्जित कर रहे हैं, उसको एक यंत्र से मापते हैं, और इस यंत्र को कहते हैं गैनांग पोटोमीटर। ये पिछली बार का आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, हर एक फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है, तो जिसे आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। ठीक, अब देखिए
एक वृक्ष अपने जीवन काल में, मतलब एक वृक्ष अपनी पूरी जीवन अवधि में अपने भार का, जितना उसका भार होता है उसका 100 गुना जल वाष्पित कर देता है। तो ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से उठ करके आ सकता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन अपने भार का कितना गुना जल वाष्पित कर देता है। ऑप्शन दे देगा 100 गुना, 200 गुना, 50 गुना। तो याद रखिए 100 गुना। ठीक है, अपने भार का। नेक्स्ट है पादप द्वारा अवशोषित जल का, जितना वो जल अवशोषित कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 से 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण और अन्य उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। मतलब मान के चलिए पौधे ने कुछ जल को अवशोषित किया, तो उसका कितना परसेंट भाग, 1 से 2% ही। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा। ठीक है, और अन्य जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें उपयोग हो जाता है। और बाष्पोत्सर्जन में जल का बाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 और CO2 का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें रंध्र कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रंध्र स्टोमेटा जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल वाष्पित होता है, तो ये जो रंध्र होते हैं ये दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही रात में बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रात में क्या हो जाती है, आपकी जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आर्द्रता बढ़ जाती है। तो जो जितना अधिक तापमान होता है, जितना अधिक प्रकाश होता है, उतना ही ज़्यादा जल वाष्पित होता है। जैसे हमने देखा पानी को जैसे हम हीट करते हैं, तो जितना अधिक हीट देंगे उतनी ही वाष्प निकलती है ना। तो उसी तरीके से जो रंध्र रहेंगे, दिन में प्रकाश रहता है, तापमान अधिक रहता है, तो रंध्र खुले रहते हैं। और रात में जैसे ही टेम्परेचर घट जाता है, आपका जो है लाइट मतलब प्रकाश जो है वो बंद हो जाता है आना, तो क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति में बदलाव से होता है। मतलब जो स्फीति कोशिकाएं होती हैं, बढ़ना और सिकुड़ना, ठीक है, इनसे ये बदलता रहता है। अब देखिएगा बाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रंध्र हैं वो दिन में खुले रहते हैं, या मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछ लें तो आपको याद रखना। और ऐसा क्यों होता है? तो टेम्परेचर अभी हम देखेंगे कि बाष्पोत्सर्जन पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, हवा का यानी वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आप नाम से ही समझ लेंगे कि वायु यदि ज़्यादा होगी तो जो है शुष्क वातावरण नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी नमी आ जाएगी, तो जैसे ही नमी आती है तो जो बाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है। और जैसे ही हीट ज़्यादा होती, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण और आपका जो है बाष्पोत्सर्जन बढ़ने लगता है। अब बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक तो रंध्र, ये बाष्पोत्सर्जन रंध्र यानी पत्तियों के माध्यम से। रंध्र कहाँ पाए जाते? पत्तियों में। और ये क्या करते हैं? तो बाष्प के रूप में जल को वाष्पित करते हैं। ठीक है, तो इसे रंध्र या पत्रीय बाष्पोत्सर्जन, लीफ ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो पत्रीय बाष्पोत्सर्जन में लगभग 80 से 90% पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा ये बाष्पोत्सर्जन होता है। किसके माध्यम से? रंध्रों के। कितना? 80 से 90%। एक क्वेश्चन आपका अभी पात्रता परीक्षा में एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक, अब है उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है आपका, या ट्रांसपरेशन जो होता है, यह पौधों की त्वचा, नाम से ही स्पष्ट है, यह छाल के द्वारा होता है। और इसमें कुल जल का लगभग 3 से 8% ही इसमें हानि होती है। और नेक्स्ट है बातरंध्र बाष्पोत्सर्जन होता है। टेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, काष्ठीय तने और कुछ फलों में बातरंध्र पाए जाते हैं। और इसमें केवल 1 से 2% ही जल की हानि होती है, मतलब ना के बराबर, नगण्य होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बाष्पोत्सर्जन होते हैं। एक होता है बिंदु स्राव। ठीक है, क्या होता है बिंदु स्राव? तो इसे भी आप याद रखेंगे, जल का बूंद बूंद करके रिसाव ही बिंदु स्राव कहलाता है। तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है बाष्पोत्सर्जन का। तो बाष्पोत्सर्जन क्या करता है? मिट्टी से पानी के अवशोषण, मतलब मिट्टी से जल को खींचा ऊपर की तरफ, और रसारोहण में मदद करता है। ठीक है, और जो अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर कर देता है। नेक्स्ट है अवशोषित पानी, जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। ये बहुत हद तक बाष्पोत्सर्जन खिंचाव से प्रभावित होता है। बाष्पीकरण के दौरान बाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह ठंडी रखने में भी मदद करता है। तो ये इसका महत्व होता है। नेक्स्ट है प्रभावित करने वाले कारक हैं बाष्पोत्सर्जन की दर को, कि बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा या कम होगा। यदि प्रकाश अधिक है,
ठीक है। तो वाष्प उत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। यदि प्रकाश कम है तो वाष्प उत्सर्जन कम होगा। तापमान अधिक है तो वाष्प उत्सर्जन अधिक होगा। जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी वाष्प उत्सर्जन भी कम होने लगेगा। और आर्द्रता यानी नमी जहाँ होती है वहाँ वाष्प उत्सर्जन की दर कैसी होती है, कम होती है। और हवा यानी आपकी जो वायु होती है, तो देखिए जब कहीं हवा नहीं चलती तो पत्ती की सतह के चारों ओर की हवा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती, नम यानी शुष्क, नम यानी आपकी जो है यहाँ पर नमी पकड़ लेती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश और आपका तापमान कम रहेगा तो दर भी कैसी हो जाएगी, वाष्प उत्सर्जन की कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए जो वाष्प उत्सर्जन के लिए मतलब अधिक प्रकाश और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो अधिक मात्रा में वाष्प उत्सर्जन होता है। और आर्द्रता और हवा यदि अधिक है तो वाष्प उत्सर्जन की दर जो होती है वो कम होती है। अब वाष्प उत्सर्जन की दर को किससे मापते हैं, तो एक यंत्र होता है गैनांग पोटोमीटर, जिसे आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका वाष्प उत्सर्जन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, आपको बता दिया। आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है। और रही बात आपके नोटिफिकेशन की, तो बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। और हो सकता है वर्ग 3 की दोबारा से आपकी नई वैकेंसी आ जाए, वर्ग 2 भी आपके साथ फंस जाए, तो फिर आपके लिए टाइम बहुत कम बचेगा। तो अभी से आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, ताकि आप एक सीट प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। और पोस्टें कम आएँ या ज़्यादा, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 50 पोस्ट में भी सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है। आपकी पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है आपको वही डाउनलोड कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग और डीप में जा कर के स्टडी करते रहना है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए आप, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। आई होप आपको सारी क्लासें अच्छी लगी होंगी। यदि क्लासेस पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और आप पात्रता परीक्षा के भी आपके जो लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। उसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को क्लियर किया था और फिर से दोबारा से हम क्लासेस उसकी भी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम मिल गया था तो हमने सोचा कि आपकी जो है बायोलॉजी के जो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं जल्दी में या टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर कर लें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो हम उनके आंसर दे पाएँ, ठीक है। इसके बाद हम तंत्र पढ़ेंगे, या फिर आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप किस टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, बायोलॉजी के ही, ठीक है। क्योंकि अभी हम कुछ दिन और बायोलॉजी को ही चलने देंगे, क्योंकि आपके जो बायोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे होते जो ज़्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है, जिसमें अधिक समय लग जाता है। जैसे अभी हमने ईवीएस के कुछ टॉपिक इसी में आते हैं आपके पादप जगत में, ठीक है। जैसे आपका क्या बोलते हैं उससे, इकोसिस्टम, ठीक है, उसको पढ़ लिया। जैव विविधता फिर भी अभी हमने छोड़ दी है, ठीक है। तो आप एक बार जैव विविधता वाला टॉपिक कहीं से भी सर्च करके आप उसको पढ़ेंगे, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते जो आपके प्लांट से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।